हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जिसमें 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत आने वाले काव्य का स्वरूप, लक्षण, गुण, दोष, शब्द शक्ति, प्रमुख सिद्धांत, भाग 6। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 241। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? ऑप्शन बी, कवि की अंतस्थ चेतना की। इसकी व्याख्या है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में कवि की अंतस्थ चेतना की उपेक्षा मिलती है। प्रश्न संख्या 242। आइए रिचर्ड की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का कौन सा प्रकार नहीं है? ऑप्शन बी, नहीं है, जबकि वाच्य अर्थ, अभिप्राय और भाव या तीनों है। यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा फीका पड़ जा रहा है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। आइए रिचर्ड की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में कला अर्थ का प्रकार नहीं है, वाच्य अर्थ, भाव, अभिप्राय अर्थ के प्रकार है। प्रश्न संख्या 243। टी.एस. इलियट ने आवैकिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने कौन से निबंध में किया है? ऑप्शन ए, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इनकी व्याख्या को देखते हैं। टी.एस. इलियट ने आवैकिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट निबंध में किया है। शेष इलियट के ही रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 244। टी.एस. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है। ऑप्शन ए, परंपरा और इतिहास बोध। इनकी व्याख्या को देखते हैं। टी.एस. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर परंपरा और इतिहास बोध को स्थापित किया है। प्रश्न संख्या 245। वर्डस्वर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है। ऑप्शन ए, जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को। इनकी व्याख्या, वर्डस्वर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को माना है। प्रश्न संख्या 246। प्रश्न संख्या 246। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन डी, कॉलरिज का। व्याख्या को देखते हैं। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, यह कथन कॉलरिज का है। अन्य कथन में कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है, क्रोचे का कथन। कवि श्रेष्ठ मनोरंजन है, इलियट का कथन। कविता प्रबल भावों का सहज उछलन है, वर्डस्वर्थ का कथन। प्रश्न संख्या 247। क्रोचे के अभिव्यंजना के 4 स्तंभ में कौन सा स्तर असंगत है? ऑप्शन बी, असंगत है। चलिए संगत को देखते हैं। अभिव्यंजना, अंतःसंस्कार, अनुषांगिक आनंद। यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। क्रोचे के अभिव्यंजना के 4 स्तंभ में विचार स्तर असंगत है। अंतःसंस्करण, अभिव्यंजना, अनुषांगिक आनंद, अभिव्यक्ति क्रोचे के अभिव्यंजना के 4 स्तंभ है। प्रश्न संख्या 248। लोजाइनस के अनुसार
इनमें से कौन सा शैलीगत दोष नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि वलयता, भाव आडंबर और वाग आडंबर, यह तीनों शैलीगत दोष है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। लॉजाइनस के अनुसार विपर्य शैलीगत दोष नहीं है। लॉजाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों पर विचार करते हुए उदात्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वे उदात्त को काव्य को श्रेष्ठ मानने वाला तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व मानते हैं। इनके कृति है काव्य में उदात्त तत्व। प्रश्न संख्या 249। मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में कौन सा समीक्षक नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि लेनिन, कॉडवेल और गोर्की, यह तीनों है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। लॉरेंस मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा के समीक्षक नहीं है, जबकि लेनिन, गोर्की, कॉडवेल मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा के समीक्षक माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा कहलाती है। सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवाद उत्पादन के साधन पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज ही स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। प्रश्न संख्या 250। संरचनावाद का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी सस्सूर को। संरचनावाद का जनक सस्सूर को माना जाता है। सस्सूर स्वीडन के प्रसिद्ध भाषाविद थे। संरचनावाद मानव विज्ञान की एक ऐसी पद्धति है जो संकेत विज्ञान यानी संकेतों की एक प्रणाली और सहजता से परस्पर संबंध भागों की एक पद्धति के अनुसार तथ्य का विश्लेषण करने का प्रयास करती है। प्रश्न संख्या 251। भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। ऑप्शन बी नाट्य शास्त्र में। भारतीय काव्य शास्त्र के अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाट्य शास्त्र में मिलता है। इसकी रचना भरत मुनि ने की थी। इस नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। इस ग्रंथ को षष्ठ एवं सप्तम अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। प्रश्न संख्या 252। गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम छाड़िए। ऑप्शन ए प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुकरण प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर है। अर्थात प्लेटो अरस्तु के गुरु थे तथा अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। शेष विकल्प असंगत है। प्रश्न संख्या 253। रुयक किस ग्रंथ के रचयिता हैं? ऑप्शन बी अलंकार सर्वस्व। व्याख्या। रुयक अलंकार सर्वस्व ग्रंथ के रचयिता हैं। काव्य अलंकार ग्रंथ बम्हा का तथा कुवलय आनंद ग्रंथ अप्पा दीक्षित का है और काव्य आदर्श दंडी का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 254। ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन ए वस्तु, अलंकार और रस।
इनकी व्याख्या है ध्वनि के त्रिविध प्रकार वस्तु, अलंकार और रस है। ध्वनि का वर्गीकरण आनंदवर्धन द्वारा किया गया है। आनंदवर्धन धन्य आलोक नामक ग्रंथ की रचना की है। प्रश्न संख्या 255 भारतीय कवि शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऑप्शन ए नाट्य शास्त्र। भारतीय कवि शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। यह भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना है। इसे भरत मुनि ने पंचम वेद भी कहा है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय तथा लगभग 5000 श्लोक हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार, यमक, रूपक, उपमा और दीपक अलंकार की मीमांसा की है। अन्य ग्रंथ के रचना व रचनाकार कवि अलंकार वहाँ की रचना है। धन्य आलोक आनंदवर्धन की रचना है। काव्य दर्श दंडी की रचना है। प्रश्न संख्या 256 कवि आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। यह कथन किसका है? ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद का है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। कवि आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। महादेवी का कथन देखते हैं। कविता कवि विशेष की भावना का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसे ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में अभिव्यक्त होती है। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन देखते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों को संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मर्म के स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। डॉक्टर नागेंद्र का कथन देखते हैं। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। प्रश्न संख्या 257 धन्य आलोक ग्रंथ के रचयिता हैं। ऑप्शन बी आनंदवर्धन। धन्य आलोक ग्रंथ के रचयिता आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया। वामन काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें सूत्रों की संख्या 319 है तथा यह ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। बाबा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की है। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रोध ग्रंथ की रचना की है। प्रश्न संख्या 258 निम्न में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है। जबकि वर्ण विन्यास वक्रता, प्रबंध वक्रता, पद प्रवाद वक्रता यह तीनों वक्रोक्ति का भेद है। शब्द वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं है। वर्ण विन्यास वक्रता, पद प्रवाद वक्रता, पद पराध वक्रता, प्राकरण वक्रता, वाक्य वक्रता एवं प्रबंध वक्रता वक्रोक्ति का भेद है। प्रश्न संख्या 259 मैं जानता हूँ कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह कथन किसका है? ऑप्शन बी वाल्तेयर का। इनकी व्याख्या को देखते हैं। मैं जानता हूँ
तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है। फिर भी तुम्हारे बोलने का अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह कथन वॉल्टेयर का है। प्रश्न संख्या 260। मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की बनती है? ऑप्शन सी 3 प्रकार की। मौलिक रूप से व्यंजना 3 प्रकार के होते हैं। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे व्यंजना कहते हैं। इसके प्रकार निम्न है। पहला अविधा मूला शाब्दी व्यंजना, दूसरा लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना, तीसरा अर्थी व्यंजना। प्रश्न संख्या 261। लिए स्वर्ण आरती भक्ति जन करते शंख ध्वनि झंकार। इसमें कौन सा कवि दोष है? ऑप्शन सी अवार्थ है। लिए स्वर्ण आरती भक्त जन करते शंख ध्वनि झंकार। इस पंक्तियों में अवार्थ कवि दोष का दोष है, अर्थात के अभाव में यह दोष होता है। प्रश्न संख्या 262। भरत मुनि के अनुसार कवि दोष की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन डी 10। भरत मुनि ने कवि के 10 गुण 10 दोष बताए हैं। भरत मुनि को संस्कृत कवि शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका समय दूसरी शती माना जाता है। इन्होंने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसी ग्रंथ में 10 गुण 10 दोष तथा 4 अलंकार यमक उपमा रूपक तथा दीपक माना गया है। प्रश्न संख्या 263। निम्नलिखित में से कौन सा अभिनय का भेद नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है, जबकि आहार्य वाचिक और आंगिक यह तीनों है। भारतीय अभिनय का भेद नहीं, बल्कि यह नाट्य वृत्ति है। नाट्यशास्त्र के मूलतः 4 नाट्य वृत्तियाँ, पहला भारतीय, दूसरा सत्यवती, तीसरा कैसिकी एवं चौथा आर्यभट्टी। अभिनय के मूल 4 प्रकार माने गए, पहला आंगिक या कायिक, दूसरा सात्विक, तीसरा वाचिक, चौथा आहार्य। प्रश्न संख्या 264। लक्षणा को कहा जाता है? ऑप्शन ए शब्द शक्ति। लक्षणा को शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती है, पहला अभिधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना। इन शब्द शक्तियों के अलग अलग भेद हैं। शब्द शक्ति के भेद। शब्द शक्ति के 3 भेद, पहला अभिधा शक्ति, दूसरा लक्षणा शक्ति और तीसरा व्यंजना शक्ति। अभिधा शक्ति के भी 3 खंड है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। लक्षणा शक्ति के 2 खंड, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। प्रश्न संख्या 265। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना कहलाती है? ऑप्शन बी चुलिका। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना चुलिका कहलाती है। संस्कृत साहित्य के नियमानुसार रंगशाला पर युद्ध या मृत्यु आदि का दृश्य दिखलाना निषिद्ध है, इसलिए इसकी सूचना नेपथ्य से हो जाया करती है। विश्वकंभक का कथन। विश्वकंभक का प्रमुख अर्थ नाटकीय वृत्ति में अत्यधिक रूप से विस्तृत क्रियाकलापों अथवा चेष्टाओं का प्रसार रोकना तथा स्मृति के द्वारा कथा भाव को जोड़कर पुष्टि बनाना है। प्रश्न संख्या 266। प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है?
ऑप्शन बी नहीं है, जबकि शुद्धा, सरूपा और गौड़ी है। रूढ़ा प्रयोजनावती लक्षणा के भेद नहीं, आपितु या लक्षणा का भेद है। शुद्धा, सरूपा, गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा के भेद है। लक्षणा के दो भेद प्रयोजनवती और रूढ़ा है। प्रश्न संख्या 267, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन सी, च्युत संस्कारत्व। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग च्युत संस्कारत्व दोष के अंतर्गत आते हैं। जब किसी काव्य में लयबद्धता लाने के लिए व्याकरण संबंधी त्रुटियों की उपेक्षा कर दी जाती है तो वहाँ च्युत संस्कृत दोष आ जाता है। इस निरसता को छोड़कर आशा से लो काम, यहाँ निराशता शब्द व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। इसका शुद्ध रूप निराशा होता है। मित्रों, क्लास को अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक हमारे मित्र इस क्लास का लाभ ले सकें। प्रश्न संख्या 268, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। ऑप्शन बी, गौणी और शुद्धा। इनकी व्याख्या को देखते हैं। गौणी का परिभाषा, शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। लक्षणा शब्द शक्ति का एक प्रकार है जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। प्रयोजनवती लक्षणा के बारे में देखते हैं। वह लक्षणा जो प्रयोजन द्वारा वाच्य अर्थ से भिन्न अर्थ प्रकट करे। इसमें किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि हेतु लक्षणा की जाती है। जैसे बहुत सी तलवारें मैदान में आ गई, यहाँ तलवार का अर्थ तलवार न होकर तलवारबंद सिपाही है। गौणी एवं शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा के दो मुख्य भेद हैं। प्रश्न संख्या 269, कवि का सर्वस्व कहा गया है। ऑप्शन बी, अलंकार को। कवि का सर्वस्व अलंकार को कहा गया है। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भामा है। इनके ग्रंथों का नाम काव्य अलंकार है। संप्रदाय और आचार्य के बारे में देते हैं। ध्वनि संप्रदाय आचार्य आनंदवर्धन, वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक, रीति संप्रदाय आचार्य वामन। प्रश्न संख्या 270, शब्द शक्ति के कितने भेद है? ऑप्शन डी, 3। शब्द शक्ति के 3 भेद है। पहला आविदा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना। आविदा के बारे में देखते हैं। शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाले शक्ति आविदा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा मुख्य अर्थ में बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से जिस शक्ति द्वारा अर्थ ग्रहण होता है वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। व्यंजना, जब आविदा का लक्षणा द्वारा अर्थ ग्रहण नहीं होता है तब जिस शक्ति द्वारा अर्थ की प्राप्ति होती है उस शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। प्रश्न संख्या 271, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण है? ऑप्शन सी, 20 है। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के 20 गुण 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण होते हैं। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं तथा इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति है।
प्रश्न संख्या 272, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान बिच शोक कुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बिच गुलाबी रंग। ऑप्शन ए माधुर्य गुण। उपर्युक्त पंक्ति में माधुर्य गुण है। कानों को प्रिय लगने वाला श्रव्य काव्य माधुर्य काव्य कहलाता है, जो माधुर्य गुण का परिचायक होता है या गुण श्रृंगार, करुणा और शांत रसों में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 273, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा माना? ऑप्शन डी आनंदवर्धन। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य की आत्मा माना है। अपने ग्रंथ धन्य आलोक में आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना करते हुए ध्वनि को काव्यस्व आत्मा ध्वनि स्वीकार किया। आचार्य और कवि शास्त्रीय ग्रंथ हैं भरत मुनि नाट्य शास्त्र ग्रंथ, भोजराज का ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण, जयदेव का ग्रंथ चंद्र आलोक है। प्रश्न संख्या 274, इनमें से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। जो है उसे देखते हैं। व्यंजना, आविधा और लक्षणा। श्रोता शब्द शक्ति का भेद नहीं है, जबकि आविधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों शब्द शक्ति के भेद हैं। आविधा के बारे में देखते हैं। शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाले शक्ति आविधा शब्द शक्ति कहलाता है। लक्षणा का परिभाषा देखते हैं। मुख्य अर्थ में बाधा होने पर रूढ़ियों या प्रयोजन से जिस शक्ति द्वारा अर्थ ग्रहण होता है वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। व्यंजना की परिभाषा, जब आविधा लक्षणा द्वारा अर्थ ग्रहण नहीं होता तब जिस शक्ति द्वारा अर्थ की प्रतीति होती है उस शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। प्रश्न संख्या 275, अनुभवों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? ऑप्शन बी रस दोष। अनुभवों और विभावों की कष्ट कल्पना रस दोष है। जहाँ कविता में रस की उत्पत्ति बाधित होती है तो उसे रस दोष कहा जाता है, जबकि समास दोष तथा पद दोष दोनों का अनुभव तथा विभाव से संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 276, उद्धव शतक की हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहत साबे लागे में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? ऑप्शन सी भाव उत्कर्ष से। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक की निम्न पंक्तियाँ हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहत साबे लागे में पुनरुक्ति द्वारा भाव उत्कर्ष का बोध होता, अन्य दिए गए भाव संगत नहीं है। प्रश्न संख्या 277, अर्थवमय मलयम प्रसादम, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। उपर्युक्त परिभाषा किस आचार्य की है? ऑप्शन सी वामन की है। अर्थ व मलयम प्रसादम अर्थात अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। यह परिभाषा आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार शुद्ध वृत्ति में गुणों की चर्चा करते हुए दी। आचार्य और ग्रंथ आनंदवर्धन, आचार्य आनंदवर्धन का ग्रंथ धन्य आलोक,
रुद्राट का ग्रंथ काव्य अलंकार, दंडी का ग्रंथ काव्य आदर्श है। प्रश्न संख्या 278, भामह के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं? यहाँ पर व्याख्या ही देखेंगे क्योंकि ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। भामह ने 3 प्रकार के दोष माने। पहला सामान्य दोष 11, दूसरा वाणी दोष 4, तीसरा अन्य दोष 11। इनके अनुसार ये सभी एक दूसरे से सम्मिलित होकर कुल 11 ही रह जाते हैं। स्रोत भारतीय काव्य शास्त्र, निशा अग्रवाल। नोट आयोग ने इसका उत्तर एफ माना है। प्रश्न संख्या 279, अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है? भामह है। अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य भामह की प्रसिद्ध कृति काव्य अलंकार है। इनका समय 6वीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हुए कहा, न कांतमपि निभूषणम विभाति वनिता मुखम। प्रश्न संख्या 280, वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ? ऑप्शन ए ध्वनि संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव ध्वनि संप्रदाय के विरोध में हुआ। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक है। इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है, जबकि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ धन्य आलोक है। इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। प्रश्न संख्या 281, किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा? ऑप्शन सी अरस्तु ने। अरस्तु ने अनुकरण को काव्य की आत्मा माना। अरस्तु का समय 384 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 322 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। इनके गुरु का नाम प्लेटो था। ये अनुकरण तथा विवेचन सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ टेक्हनेस रिटोरिकेस भाषा शास्त्र ग्रंथ है, पेरिपोइटिकेस काव्य शास्त्र ग्रंथ, वसीयतनामा यह भी अरस्तु का ही ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 282, प्लेटो ने कवि को क्या माना है? अनुकर्ता। इनकी व्याख्या को देखते हैं। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है। प्लेटो का समय 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व है। इसने प्रत्यय जगत को अर्थात माना है। इसने आदर्श राज्य से कवियों के बहिष्कार करने की बात कही है। प्लेटो की प्रमुख कृतियां हैं इओन, लॉज, रिपब्लिक, सिम्पोसियन, पोलिटेया आदि। प्लेटो का कथन है, गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। प्रश्न संख्या 283, विवेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन डी अरस्तु ने। विवेचन सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया था। यूनानी में विवेचन के लिए करथिस शब्द प्रयुक्त होता है। अरस्तु का कथन है, कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय है। प्रश्न संख्या 284, विवेचन क्या है? ऑप्शन बी मनोविकारों का शुद्धिकरण। इनकी व्याख्या को देखते हैं। विवेचन मनोविकारों का शुद्धिकरण है। अरस्तु ने अपने काव्य शास्त्र में मुख्यतः
दुखांतक त्रासदी कवि रूपों का विवेचन किया। दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, जिसकी भाषा रचना के विभिन्न भागों में पृथक पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकारों से विभूषित है। कार्य व्यापार के रूप में हो, आख्यान रूप में नहीं, जो करुणा और भय का उद्भूत कर इन भावों का उचित विवेचन करे। प्रश्न संख्या 285, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन सी क्रोचे। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। इन्होंने एस्थेटिक नामक ग्रंथ इतावली भाषा में लिखा। यह ग्रंथ 2 भागों में, प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन और द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। प्रश्न संख्या 286, क्रोचे कैसे दार्शनिक हैं? ऑप्शन ए आत्मवादी। इनकी व्याख्या को देखते हैं। क्रोचे आत्मवादी दार्शनिक है। इनके सौंदर्य विवेचन के आधार पर आत्मवादी है और इनकी मान्यताएं: पहला, अंतःप्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद। दूसरा, अभिव्यंजना आत्मिक कला। तीसरा, प्रत्येक अंतःप्रज्ञा कला। चौथा, कला सृष्टि केवल आंतरिक है। पांचवा, कला रूप में है, वस्तु में नहीं। छठा, कला अखंड है। सातवां, सौंदर्य आंतरिक तत्व है। आठवां, कला अंतःप्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद संबंध है। नौवां, कला वैकिक है। 10वां, कला कला के लिए है, उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है। प्रश्न संख्या 287, अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? ऑप्शन ए यूरोपीय। अभिव्यंजनावाद यूरोपीय सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। क्रोचे की प्रसिद्ध ग्रंथ एस्थेटिक है। प्रश्न संख्या 288, कवि रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है? ऑप्शन सी लोजाइनस। कवि रचना में उदात्त तत्व को लोजाइनस ने प्रमुख तत्व माना है। लोजाइनस उदात्त को कवि को श्रेष्ठ बनाने वाला तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व माना है। प्रश्न संख्या 289, निवैकिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन बी इलियट से। निवैकिकता का सिद्धांत टी.एस. इलियट से संबंधित है। टी.एस. इलियट ने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट शीर्षक निबंध से उत्तरार्ध में निवैकिकता पर विचार किया। इलियट 20वीं शताब्दी के अंग्रेजी के सर्वश्रेष्ठ कवि और आलोचक थे। इनका जन्म सेंट लुई, अमेरिका में 1888 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं द सेक्रेड बोर्ड, अन पोएट्री एंड पोएट्स आदि। प्रश्न संख्या 290, कवि शास्त्रीय आचार्यों का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम है? ऑप्शन डी पहला वामन, दूसरा आनंदवर्धन, तीसरा अभिनवगुप्त, चौथा मम्मट। कवि शास्त्रीय आचार्यों का सही अनुक्रम वामन, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, मम्मट। पहला वामन 8वीं शती, इसका ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र। दूसरा आनंदवर्धन 9वीं शती, ग्रंथ है धन व आलोक। तीसरा अभिनवगुप्त 10वीं शती, ग्रंथ है अभिनव भारती, धन व आलोक लोचन। चौथा है मम्मट 11वीं शती, ग्रंथ है कवि प्रकाश।
प्रश्न संख्या 291, नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? ऑप्शन डी, अस्तित्ववाद से। नीत्शे का संबंध अस्तित्ववाद विचारधारा से है। या जर्मनी के दार्शनिक थे। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक नीत्शे था। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक फ्राइड को माना जाता है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। प्रश्न संख्या 292, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम है? ऑप्शन बी, पायटिक्स, दूसरा लिटरेरिया बायोग्राफिया, तीसरा एस्थेटिक्स, चौथा द सेक्रेड बोर्ड। ग्रंथों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। पहला पोएटिक्स अरस्तु की रचना है, 350 ईसा पूर्व इसका कालक्रम है। लिटरेरिया बायोग्राफिया ग्रंथ कॉलरिज का है, कालक्रम इसका 1817 ईस्वी है। एस्थेटिक्स ग्रंथ क्रोचे का है, कालक्रम 1902 ईस्वी। द सेक्रेड बोर्ड ग्रंथ टी.एस. इलियट का है, इसका कालक्रम 1920 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 293, अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? धर्मपरक और कलापरक। ऑप्शन ए। इनकी व्याख्या को देखते हैं। दिए गए प्रश्नगत विकल्पों में ए और सी दोनों सही है। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने धर्मपरक तथा कलापरक अर्थों में की है। अरस्तु का जन्म मकदोनिया के अस्तागिरा नामक नगर में हुआ था। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। अरस्तु अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक थे।